हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, बिहार पुलिस ड्राइवर का जो बहाली आया है 4300 कुछ सीट पर, तो उसी का जो है हम लोग सेट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि ये देखिए प्लेटफार्म का जो है ये सेट निकला है वॉल्यूम फर्स्ट, जिसमें कि टोटल 21 सेट है। इस 21 सेट को हम बारी बारी से करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग पहला सेट को करेंगे। पहला सेट में जो है जितना भी 100 प्रश्न है, सभी प्रश्न का हम अच्छे से डिटेल्स जो है आपको हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और जो भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर लें, ठीक। देखिए, पीडीएफ जो है आपको वीडियो डालने से पहले ही अपलोड कर दिया जाता है, तो ताकि आप पहले सेट लगा लें, ठीक। सेट लगा लें और अपने आप को परख लें, उसके बाद आप डिस्कशन देख लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग पहला प्रश्न को करते हैं। ये सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जालियांवाला बाग जो है ये क्या है, तो ये जालियांवाला बाग, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार डैश को हुआ। देखिए, जालियांवाला नरसंहार जो है ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम जाना जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। देखिए, हमारा सौरमंडल जो है ये आकाश गंगा का एक हिस्सा है, ठीक है। ये जो आकाश गंगा है इसका देखिए दूसरा नाम है मिल्की वे है, मंदाकिनी है, ये सभी जो है इसी का ही दूसरा नाम है, ठीक है। देखिए, इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आकाश गंगा का सबसे निकट मंदाकिनी कौन है, तो ये आपको देवयानी होगी, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था, ठीक। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये आपको सन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ठीक ना। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपको 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है इस आंदोलन की घोषणा किया गया था, ठीक ना। लेकिन जो है इसे 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ये आपको प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इसी कारण से जो है आपको 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1942, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है, यानी कि उपाधियों का जो अंत होता है, कोई अपना मन से उपाधि नहीं लगा सकता है, तो ये उपाधि का अंत जो है अनुच्छेद 18 करता है, ठीक ना। इसके तहत देखिए ये भी कहा गया है कि कोई भी जो है अर्जित किया गया उपाधि हो गया, जैसे हो गया डॉक्टर का उपाधि, कोई पढ़ के PhD UHD करके डॉक्टर उपाधि हो गया, पद्मश्री हो गया, भारत रत्न हो गया, ये सब को वो ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो पाई जाती है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ये देखिए उसका नाम है आपको ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक। क्या उसका नाम है, तो ग्रेट बैरियर रीफ। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगर पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सा है, तो कहेंगे ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक जो है पहले स्टेट बैंक नाम से नहीं जाने जाते थे, ठीक। तो उस टाइम जो है इसका स्थापना 1806 ईस्वी में हुआ था, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है। देखिए, अरब सागर में जो गिरती है वो सारे नदी को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी देखिए एक साबरमती नदी है, उसके बाद देखिए आपको माही नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, मांडवी नदी है, ज्वारी नदी है, श्रावती नदी है, ये सब क्या है, तो ये आपको अरब सागर में गिरती है, ठीक ना। कहाँ गिरती है, अरब सागर में। यहाँ से पूछती है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो यहाँ साबरमती, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। देखिए, काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है ये आपको कलकत्ता में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता, ठीक। अब देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको 1948 में हुई थी, यानी कि आज़ादी के 1 साल बाद हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है इसकी स्थापना आज़ादी के 1 साल बाद हुई थी 1948 ईस्वी में, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान जो है इसकी राजधानी कहाँ थी। देखिए, टीपू सुल्तान जो है इसकी राजधानी था वो श्रीरंगपट्टनम था, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना जो भगत सिंह ने किया था, इनके साथ देखिए और भी सहयोगी थे। देखिए वो कौन कौन थे,
देखिए वो थे आपको भगत सिंह थे, उसके बाद देखिए छबील दास थे और यशपाल थे, ठीक ना। यही सब ये तीनों मिलकर के क्या किए थे, तो ये जो आपको नौजवान सभा, भारत सभा की स्थापना किया था, ठीक। तो ये कब किए थे, तो ये जो है आपको 1926 ईस्वी में किए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए ब्रह्म समाज जो है इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ठीक। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आपको 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुआ था आपको ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सेंटियागो जो है राजधानी है ये कहाँ की। देखिए सेंटियागो जो है ये आपको राजधानी है चिली का, ठीक नहीं। जितना भी देश है उसका राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। ऐसे हम एक वीडियो बना देंगे अलग से, तो उसमें भी आपको क्लियर कर देंगे जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए भूकंप की प्रबलता मापी जाती है किसके द्वारा। देखिए भूकंप की जो प्रबलता होती है ये आपको रिक्टर मापनी द्वारा मापी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए भूकंप से संबंधित कुछ और पॉइंट है। देखिए सिस्मोग्राफी जो है ये आपको भूकंप का जो नापते हैं उसका ग्राफ को दर्शाता है, ठीक ना। और भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है आपको सिस्मोलॉजी, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट आपको 16 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका की राजधानी जो है ये कहाँ है। देखिए श्रीलंका जो है इसकी राजधानी अभी वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरे कट्टे है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। देखिए ब्राज़ील जो है ये इसकी मुद्रा है आपको रियल है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्य से गुजरती है, ठीक है। तो इसका क्रम देखिए हम आपको बताते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक। तो सबसे पहले देखिए गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, तब मध्य प्रदेश है, तब छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर ये आपको गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। ये कर्क रेखा टोटल 8 राज्य से गुजरती है। इसमें से क्या कहा है कि किससे होकर गुजरती है, तो देखिए आपको महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, असम से भी नहीं गुजरती है, पंजाब से नहीं गुजरती है, लेकिन मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। देखिए हिमालय पर्वत की जो उत्तरी पर्वतमाला है इसका नाम है हिमाद्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। देखिए भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है ये कौन सा है, तो ये आपको बेरन द्वीप है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरन द्वीप। अब देखिए ये बेरन द्वीप जो है ये आपको कहाँ स्थित है, तो ये बेरन द्वीप जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उसी का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है नीचे का पॉइंट है जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इंदिरा पॉइंट इसका दूसरा नाम है आपको पिग्मेलियन पॉइंट भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। हम उत्तर क्या देख लिए, दक्षिण देख लिए, तो दक्षिण देख लिए तो उत्तर का देखिए पॉइंट हो जाएगा इंदिरा कॉल। अब देखिए उत्तर बिंदु इंदिरा कॉल हो गया, पूर्व पश्चिम को भी देख लेते हैं तो पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबूथी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और पश्चिम बिंदु हो जाएगा आपको गुहार मोती, जो कि कच्छ जिला यानी गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबा बांध कौन सा है। यानी कि विश्व की सबसे लंबी बांध जो है ये आपको हीराकुंड बांध है, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये कितना लंबा है, ये आपको 4800 मीटर लंबा है, ठीक। कितना है, ये 4800 मीटर लंबा है आपको हीराकुंड बांध, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली तुरंत हम बताए थे कौन कौन सी नदी गिरती है, तो देखिए उस सब में से आपको नर्मदा हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है तो वो कौन सा है। देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार जो भारत में ही अधिकतर पाया जाता है, उसमें भी कौन सा राज्य है, तो वो केरल है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। यानी कि भारत में जो चाय उत्पादन होता है उसमें सबसे पहला स्थान असम का है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में चाय उत्पादन में पहला स्थान कौन सा राज्य रखता है, तो ये आपको असम रखता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम जो है ये आपको किसके बारे में कहा है, तो हॉकी मैच के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। नहीं, हॉकी मैच के लिए इस समय से कौन सा स्टेडियम है जो कि प्रमुख है, ये आपको है कलिंगा स्टेडियम, ठीक है। तो कलिंगा देखिए स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको उड़ीसा में स्थित है, यानी कि भुवनेश्वर जो है वहीं उड़ीसा का है, राजधानी कहाँ है, वो उड़ीसा जो है उसी में एक शहर है भुवनेश्वर, ठीक ना, वहीं पर ये स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बास्केटबॉल में 2 टीम होती है जिनमें से प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे। देखिए 2 टीम जो होती है तो इसमें प्रत्येक टीम में जो आपको 5-5 खिलाड़ी होती है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है।
देखिए पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपको फील्ड हॉकी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है। देखिए अनुसूची कौन सी है, तो ये आपको 7वीं अनुसूची है। कौन सा है? 7वां अनुसूची। 7वां अनुसूची में क्या चर्चा है कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची की चर्चा है। कौन कौन सी सूची? तो एक है आपको संघ सूची, उसके बाद देखिए राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सा है? तो समवर्ती सूची है। ठीक है, समवर्ती सूची। और ये तीनों विषय के बारे में हमको आपको 7वां अनुसूची में चर्चा है। देखिए संघ सूची जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल ये आपको केंद्र सरकार को है, और राज्य सूची पर जो आपको कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में जो है आपको केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के। किसको किसको है? तो केंद्र और ये राज्य सरकार दोनों को जो है आपको समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन जब केंद्र और राज्य दोनों अगर एक ही चीज़ पर कानून बना दिया तो अगर दोनों विवाद हो गया तो उसमें केंद्र का मान्य होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्नलिखित में से कौन थी। देखिए पंचवर्षीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा पंचवर्षीय योजना को हम लोग एक वीडियो में संकलित करके एक बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है कि 10वां पंचवर्षीय योजना, तो 10वां पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2002 से 2007 है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार को कौन सा पर्व, यानी बिहार का एक पर्व है जिसमें क्या किया जाता है, मुख्य रूप से सूर्य देव और उसकी पत्नी उषा को समर्पित है। तो ये आपको सब जानते होंगे, छठ पूजा है जिसमें क्या होता है कि सूर्य देव को पूजा किया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है। देखिए विश्व प्रसिद्ध एक चित्रकला है मधुबनी पेंटिंग, जिसका संबंध है बिहार के मधुबनी जिला से संबंधित है। मधुबनी जो जिला है ये आपको मिथिला क्षेत्र में आता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथिला। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेशिया लोकनाट्य शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है। देखिए विदेशिया लोकनाट्य कला जो है इसके प्रवर्तक माना जाता है आपको भिखारी ठाकुर को। ठीक है, अब देखिए भिखारी ठाकुर को और एक उपनाम से जाना जाता है, यानी कि भोजपुरी का शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर को ही कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का कौन सा व्यंजन विश्व में प्रसिद्ध है। अब ये क्वेश्चन का कोई नहीं बना पाएगा तो बिहारी, कोई भी बिहारी ऐसा नहीं जो नहीं बना पाए क्वेश्चन। तो क्या है कि कौन सा व्यंजन है जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो ये आपको लिट्टी चोखा है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें विशेष डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, देखिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो ये है आपको सोनपुर का मेला जो है, ये जो है आपको एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, तो ये आपको किस नदी के तट पर है, तो ये गंडक नदी के तट पर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला, इसको आपको हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि श्रवणीय रेंज से ऊंचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, तो इसे हमको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 से 8% एस्टिक एसिड को क्या कहते हैं। देखिए 5 से 8% जिसमें एस्टिक एसिड मिला होता है तो उसको हम सिरका कहते हैं। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं। कि सोर्स कोड को जो है आपको ऑब्जेक्ट कोड में बदल देगा, इसे हम कंपाइलर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। हमसे क्या पूछा है कि एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं, तो ये आपको एस्केरिस हो जाए। देखिए केचुआ हो गया, नेरिस हो गया, जोक हो गया, ये सारा जो है आपको एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। ठीक, एस्केरिस जो है ये आपको एस्के एलिमेंथिस वर्ग से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वो पदार्थ कौन है। देखिए रेगिस्तानी पौधा है जो है इसके बाह्य त्वचा जो होता है उस पर एक मोम जैसा परत पाया जाता है, उस परत का नाम है क्यूटिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल और विस्थापन के गुणनफल क्या कहता है। देखिए बल और विस्थापन जो होता है यानी कि एक फॉर्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा। क्या होता है, FS cos थीटा। ठीक, नहीं यहाँ F क्या हो गया, बल हो गया, S हो गया विस्थापन, यानी कि बल और विस्थापन के गुणनफल क्या होता है, W यहाँ कार्य हो गया, यानी कि कार्य कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। जब कोई भी धातु जो है आपको पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो उसमें गैस निकलेगी हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु कहाँ रखे हैं, तो उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी। तो देखिए दर्पण के सामने कोई भी छवि रखा है तो वो हमेशा वास्तविक और उल्टी होता है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन एकमात्र स्थिति है, यानी कि जो है आपको
फोकस और पोल के बीच में जो रखते हैं हम वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब जो है आपको आभासी और सीधा बनता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए क्लोरोफिल तो आवश्यक है ही, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कंठमाल यानी ग्वाइटर जो है किसकी कमी से होता है। ग्वाइटर जो होता है यहाँ घेघा रोग जिसको हम कहते हैं, ये आपको आयोडीन की कमी से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंठमाला यानी कि ग्वाइटर रोग जो है ये आपको आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। देखिए प्रोफेसर असीम कुमार घोष जो है इसे भी नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये आपको हरियाणा का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक का मुफ्त बिजली देने की घोषणा किया है। ये आपको 1 अगस्त 2025 से किया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर। क्या कह रहा है प्रश्न, ये देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि भारत सरकार ने वार्षिक सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रखा है। ठीक है, तो क्या है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में हमेशा इंदौर ही शीर्ष पर रहा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंबलडन वुमेन्स सिंगल 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। ठीक है ना, कौन सा है, तो विंबलडन वुमेन्स सिंगल 2025 का खिताब जो है ये आपको जीता है ईगा स्वियाटेंक जीता है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। ये आपको चेल्सी इंग्लैंड ने जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में भारत में जो है आपको बैटरी पासपोर्ट प्रणाली क्या है, तो भारत में जो है आपको बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है। यानी कि बैटरी पासपोर्ट जो है आपको नीति आयोग के नेतृत्व में जो है शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। देखिए आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक जो है आपको सोनाली मिश्रा है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास जो कि आपको उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में हो रहा है, ये मेरठ में हो रहा है। कौन सा है, तो प्रचंड शक्ति है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर संजीव सचदेवा जो है इन्हें जो है आपको मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 जुलाई 2025 से भारत के विदेश मंत्री कौन है अभी, तो डॉक्टर एस जयशंकर हैं। ये किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पर दौरे पर थे 24 जुलाई 2025 से, ये चीन के दौरे पर थे। जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला एक्वा टैंक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, यानी कि भारत का पहला जो है एक्वा टैंक पार्क जो है ये आपको किस राज्य में स्थापित हुआ, तो असम में हुआ है। ठीक ना, असम का एक जगह है सोनापुर, ठीक, यहीं पर हुआ है। जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन है। देखिए भारत के जो है 87वें ग्रैंड मास्टर जो है ये आप कौन है, तो ये हरिकृष्णन AR है। ठीक ना, AR है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से जो है ये किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो ये आपको वर्षा देशपांडे को किया गया। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, यानी कि क्रूज भारत मिशन का कौन बन गया है, ये आपको गुजरात बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है, तो ये आपको बिहार राज्य में जो है पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 60 प्रश्न हो गया। आप देखिए आगे जो है आपको मोटर व्हीकल एक्ट संबंधित यानी कि मोटर गाड़ी से संबंधित प्रश्न होगा। ठीक है, देखिए 61 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में जो है बिना गियर वाली मोटरसाइकिल जो कि 50 सीसी तक होता है चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कितना होना चाहिए, ये आपको 16 वर्ष होना चाहिए। ठीक ना, यानी कि 16 वर्ष की आयु हुआ तो ये आपको बिना गियर वाला मोटरसाइकिल जो कि 50 सीसी तक का ही होता है तो उसके लिए वो लाइसेंस को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये देखिए लाइसेंस जो अप्लाई कर सकता है 16 वर्ष, ये आपको किस अधिनियम के तहत है, तो ये आपको मोटर वाहन एक्ट 1988 के तहत ये कहा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है आपको 62 नंबर, ठीक। क्या करा है देखते हैं हम प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको कहा है कि यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए, ठीक है। देखिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब खो जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पुलिस स्टेशन में जो है आपको एफआईआर दर्ज करानी है और उसके बाद जो है आपको डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आपको आवेदन करना है, ठीक ना। क्या करना है, सबसे पहले आपको पुलिस जो एफआईआर करना है, उसके बाद लाइसेंस के लिए आपको आवेदन करना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक ना। लेकिन जब तक आपको डुप्लीकेट लाइसेंस जो आपको जारी नहीं हो जाता है तब तक आपको गाड़ी चलाना अवैध है, यानी कि ये आपको गाड़ी चलाना अलाउ नहीं करती है आरटीओ, ठीक ना। लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अगर पकड़ा जाते हैं तो उस दौरान जो है आपको जो एफआईआर किए हैं उसका रसीद दिखा करके बचा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुराना वाहन खरीदने के बाद खरीदार को कितने दिनों के भीतर अपने नाम का स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आरटीओ में आवेदन कर देना चाहिए। यानी कि कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी आदमी खरीदता है तो वो कितना दिन के अंदर जो है आपको अपने उस दूसरे जिससे खरीदे हैं उससे अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराना चाहिए। तो ये आपको 14 दिन के अंदर ये कहा गया, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नई निजी कार या मोटरसाइकिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी की वैधता शुरू कितनी वर्ष तक होती है, यानी कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन से जो है आपको 15 साल तक इसकी वैधता होती है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब 15 साल पूरा जाएगा उसके बाद जो है 5 साल के लिए इसको रिन्यूअल कराया जाता है, ठीक है। जब आपका गाड़ी का कंडीशन सही रहेगा तब इसको रिन्यूअल कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैध तृतीय पक्ष यानी कि थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या दंड हो सकता है। यानी कि जब आपका इंश्योरेंस फेल रहेगा गाड़ी का तो उस टाइम आपको क्या होगा, तो आपको जुर्माना भी हो सकता है और 3 महीने तक का कारावास भी होगा, ठीक ना। तो जुर्माना कितना होगा, तो आपको 2000 का जुर्माना होगा, ठीक है। 2000 का जुर्माना हो जाएगा और 3 महीने तक का कारावास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको परिवहन वाहन के लाइसेंस के लिए जो 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदन द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए, इनकी 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई व्यक्ति है जो कि अपना लाइसेंस का रिन्यूअल कराना चाह रहा है तो उसके लिए जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अभी अनिवार्य है, ठीक ना। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो होना चाहिए ये होना चाहिए कोई भी एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म कौन सा कहा जाता है, तो फॉर्म 1A कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्या भारत में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक ही समय में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है, तो नहीं, ये जो है आपको नहीं रख सकता है, ठीक ना। क्यों नहीं रख सकता है, देखिए ये किस अधिनियम के तहत ये आपको मना करता है तो उसको भी देखते हैं। ये जो है आपको नहीं रख सकता, ये आपको मोटर एक्ट अधिनियम जो है 1988 है, ठीक ना। इसी के तहत जो है दंडनीय अपराध है, ठीक। इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे देखिए आपको किसी के पास LMB लाइसेंस है, मतलब कि MCWG लाइसेंस होता है, HMB होता है, सभी लाइसेंस जो है आपको एक ही लाइसेंस पर जो आपको चढ़ा के दिया जाता है, ठीक है ना। अलग से इसमें अलग से बनाना नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि वाहन के पंजीकरण के नवीकरण क्या कर रहा है कि वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कब किया जाना चाहिए। देखिए कब किया जाना चाहिए, देखिए पंजीकरण की समाप्ति तिथि से 60 दिन से अधिक या पहले नहीं, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो किस एक्ट के तहत है, तो ये आपको केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत है, ठीक। अगला प्रश्न है कि यातायात पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ड्राइवर को कौन से दस्तावेज दिखाना चाहिए। तो जब ये मांगा जाएगा, जांच होता है, तो इसमें आपको दिखाना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र यानी कि आरसी जो गाड़ी का प्रमाण पत्र है, और बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण भी दिखाना चाहिए, ठीक ना, PUC, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म होता है IDP, ठीक नहीं। यहाँ पूछ सकता है आपको प्रश्न, IDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है, ठीक है ना। तो ये कौन जारी करता है, देखिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो होता है ये आवेदकों के क्षेत्र का संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि RTO जारी करता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या क्या अनिवार्य होना चाहिए, तो देखिए इस आवेदन करते समय जो है आपको कोई भी जो है भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस जो कि वैध होता है वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट भी
होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत शराब पी करके गाड़ी चलाना एक अपराध है। देखिए, शराब पी करके गाड़ी चलाना जो है ये आपको अपराध है, ये तो सभी जानता है, लेकिन ये किस अधिनियम के तहत है? तो ये अधिनियम 150 यानी कि धारा 185 के तहत जो है ये आपको शराब पी करके गाड़ी चलाना अवैध है। ठीक है, देखिए, शिक्षार्थी लाइसेंस की लर्नर लाइसेंस जारी होने के तारीख से कितने दिन अवधि का वैध होगा? ठीक है, देखिए, लर्निंग लाइसेंस जो होता है ये 6 महीना की अवधि तक वैध होता है। ठीक ना, और लर्निंग लाइसेंस के बाद जो हमको लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कम से कम उसको 30 दिन होना जरूरी है और अधिकतम 6 महीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़क पर बनी जेब्रा लाइन जो सड़क पर बनी होती है वो किस लिए होती है? देखिए, जेब्रा लाइन जो होती है पैदल यात्री को सड़क पार करने के लिए होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टकोणीय 8 भुजाएं वाला यातायात संकेतों का क्या? देखिए, अष्टकोणीय जो रहता है ऐसे ऐसे करके देखिए रहता है, गोल सा एक पट्टी बना हुआ जिस पर क्या लिखा होता है? तो स्टॉप लिखा होता है। रोड पर आप देखे होंगे ये क्या होता है? तो रुके का साइन रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि PUC प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप क्या? देखिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल में है इस गाड़ी का, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो है आपको PUC का फुल फॉर्म है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिकोणीय आकार वाले यातायात संकेत है, ठीक ना, इनकी त्रिभुजाकार जो है यातायात संकेत क्या दर्शाता है? ठीक है, देखिए, त्रिकोणीय जो है आपको ये आपको चेतावनी यानी वार्निंग को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य, यानी कि आपातकालीन वाहन कौन है जिसको हमको रास्ता देना बहुत ही अनिवार्य? देखिए, एम्बुलेंस, अग्निशामक वाहन इसको देना ही है, पुलिस वाहन हो गया, सरकारी वाहन हो गया, सभी को देना है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिना बीमा के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा का उल्लंघन है? देखिए, बिना आपको बीमा यानी बिना इंश्योरेंस का जो आप गाड़ी चलाते हैं ये आपको मोटर वाहन एक्ट 196 के तहत ये आपको अवैध है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क संकेत हमको क्या बताता है? देखिए, नीले रंग की पृष्ठभूमि है लेकिन गोलाकार है, ये आपको क्या बताता है? तो ये आपको अनिवार्य निर्देश देता है। ठीक ना, इसको उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपको नीला रंग का गोलाकार होगा जिसमें आपको निर्देश दिया रहता है। जैसे देखिए ऐसे रहता है, जैसे ऐसे करके ऐसे घुमाया रहता है, इसका मतलब क्या होता है कि दाहिने जाना है। ऐसे करके कभी देखेंगे ऊपर रहता है, इनके सामने है वो चीज़, यही सब है आपको अनिवार्य निर्देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना किस नियम के तहत प्रतिबंधित है? ठीक है, देखिए, वाहन चलाते समय हम क्या करते हैं? मोबाइल का उपयोग करते हैं। ये जो आपको खतरनाक ड्राइविंग हो गया, लापरवाही से ड्राइविंग और ध्यान भटकाकर ड्राइविंग, ये सभी के लिए ये आपको अथी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इंजन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए? इंजन ऑयल जो है इसको हमको नियमित रूप से बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, इंजन के चल पुर्जों को चिकनाई देने और घिसाव से बचाने के लिए, यानी कि इंजन में जितना भी चलने वाला पुर्जा है यानी कि पार्ट पुर्जा है वो सभी के पुर्जों को चिकनाई देने के लिए और घिसाव से बचाने के लिए इसको हमको बदलना ही चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन की लेड एसिड बैटरी जो होती है वाहन में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर अगर कम हो गया तो उसमें क्या मिलाना चाहिए? इसमें आपको डिस्टिल वाटर यानी आसुत जल मिला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो बैटरी का पानी भी कहा जाता है। ठीक ना, बैटरी का पानी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ब्रेक पैडल क्या कर रहा है आपको कि यदि ब्रेक पैडल दबाने पर स्पंज या नरम महसूस होता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? यानी हम ब्रेक पैडल जब दबा रहे हैं तो क्या हमको अनुभव हो रहा है? तो नरम महसूस हो रहा है, तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ है कि ब्रेक सिस्टम में जो है ना आपको हवा आ गई है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाड़ी के रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, रेडिएटर जो है इसका मुख्य कार्य क्या है कि आपको इंजन को उसके कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना और ज़्यादा गर्म होने से रोकना, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टायरों के असमान रूप से घिसने, टायर जो है आपको असमान रूप से घिस रहा है, ठीक है, मुख्य कारण क्या हो सकता है? टायर जो असमान रूप से गिर रहा है इसका मुख्य कारण हो सकता है कि व्हील अलाइनमेंट का सही ना होना, ठीक है, यानी कि व्हील अलाइनमेंट का सही ना होना है, उसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या काम है? देखिए, पेट्रोल इंजन जो स्पार्क प्लग होता है ये आपको क्या करता है कि चिंगारी निकालता है, ठीक है, जिसका उत्तर देखिए कौन में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि सिलेंडरों के अंदर हवा ईंधन के मिश्रण को चिंगारी से प्रज्वलित करता है, ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन क्लच का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए क्लच दबा करके जब भी गियर तोड़ा जाता है तो आपको क्लच दबा करके ही तोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि इंजन की शक्ति को जो है गियर बॉक्स से जोड़ना व तोड़ना करना है, ठीक ना। 1 नंबर में डालना है, 2 नंबर डालना है तो आपको गियर क्लच दबा के ही करते हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि वाहन का अल्टरनेटर काम करना बंद कर दे तो क्या परिणाम होगा। यानी कि वाहन का अल्टरनेटर अगर काम करना बंद कर दे, ये मुख्य रूप से आपका करता है तो बिजली आपको सप्लाई देता है, यानी क्या करेगा, बैटरी चार्ज नहीं होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज होगा, तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन के एग्जॉस्ट यानी साइलेंसर से निकलने वाले काले धुएं क्या संकेत करते हैं। काला धुआं जो आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ईंधन जो है, जो भी ईंधन आप यूज कर रहे हैं उस गाड़ी में, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसका खपत जो है ना अधिक हो रहा है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हील बैलेंसिंग क्यों कराई जाती है, कि व्हील यानी चक्का का बैलेंसिंग क्यों किया जाता है। क्योंकि देखिए इसका देखिए मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है आपको तेज़ गति पर स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी में होने वाले कंपन को रोकने के लिए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंजन ऑयल क्या करा है, इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी कि इंजन में जो ऑयल रहता है इसका प्राथमिक कार्य क्या है, तो आपको इंजन के चलते पुर्जों को चिकनाई देना और घिसाव को कम करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको वाहन के रेडिएटर क्या कर रहा है, वाहन के रेडिएटर में शीतलन यानी कूलेंट का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए कहते हैं। वाहन के रेडिएटर में जो कूलेंट का प्रयोग होता है ये आपको इंजन को अत्यधिक गर्म होने और जमने दोनों से बचाने के लिए कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि कार के एग्जॉस्ट में नीला धुआं निकल रहा है तो इसका किस बात का संकेत है। अगर देखिए आपको नीला धुआं निकल रहा है तो ये आपको संकेत करता है कि इंजन ऑयल जो है आपको कंबसन चेयर में चला गया है, ठीक है, यानी कि इंजन में जो ऑयल होता है वो आपको कंबसन चेयर में चला गया। नेक्स्ट प्रश्न चैम्बर में चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन में अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या है। देखिए वाहन में जो अल्टरनेटर होता है इसका मुख्य कार्य है बैटरी को चार्ज करना और विद्युत उपकरणों को बिजली देना, इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हील अलाइनमेंट क्यों आवश्यक है। देखिए व्हील अलाइनमेंट यानी जो होता है पहिया का अलाइनमेंट ये किस लिए आवश्यक है, ये जो आपको सुनिश्चित ये करता है कि पहिया सीधे और सही कोण पर चले और जैसे टायर घिसाव कम हो, जो कि इससे पहले भी एक प्रश्न आया था इसी टाइप का, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मैनुअल ट्रांसमिशन क्या कर रहा है, कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच की क्या, देखिए क्लच का एक ही भूमिका है कि इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और अलग करना, ठीक। तो इसको तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होने से आम लक्षण क्या है, यानी कि ब्रेक फ्लूइड जो है इसका स्तर अगर कम हो गया तो इसका आम लक्षण है कि ब्रेक पैडल का नरम या बहुत नीचे तक जाना, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि टायरों में नाइट्रोजन गैस भरवाने का एक मुख्य लाभ क्या है। देखिए टायर में जो है आपको नाइट्रोजन गैस भरवाने का एक लाभ है, वो लाभ है कि सामान्य हवा की तुलना में लंबे समय तक सही दबाव बनाए रखती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन क्या कर रहा है, कि वाहन के, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का क्या कार्य होता है, यानी कि वाहन के जो सस्पेंशन इंजन है इसमें शॉक एब्जॉर्बर एक होता है, उसका कार्य क्या है, तो ये होता है सड़क के झटके को नियंत्रित करना और आरामदायक सवारी, यानी कि जो आपको शॉकर जो रहता है वो क्या करता है, सड़क के झटके को नियंत्रित करता है और आरामदायक सवारी ही देता है। शॉकर के बारे में पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पार्क प्लगिंग का कार्य किस प्रकार के इंजन, देखिए स्पार्क प्लगिंग जो होता है केवल पेट्रोल इंजन में होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आज का अंतिम प्रश्न था, यानी कि 100 प्रश्न हम पूरा कर चुके हैं, तो आप लोग इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।